हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, क्या आप भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं? अगर आते हैं तो कोई बात नहीं, आप बजट समझ सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं आते तो आपको बजट समझने के लिए कुछ टर्म्स का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स यूज़ करनी पड़ती है जिनको हम इम्पोर्टेंट टर्म्स भी कह सकते हैं, जैसे बजट डेफिसिट, रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, फिजिकल पॉलिसी, कॉर्पोरेट टैक्स, जीडीपी, बजट, सेस, इन्फ्लेशन, डायरेक्ट टैक्स। ऐसे कुछ अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग टर्म्स होती हैं। अगर आपको इनके बारे में पता है तब तो आप बजट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। समझ तो वैसे भी सकते, लेकिन अच्छे तरीके से समझना है तो आपको इन सब पॉइंटों को जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन सारे पॉइंट्स के बारे में। आपकी जो बजट समझने की जो क्षमता है वो, इससे आपको बजट समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो दोस्तों, 2 या 3 साल पहले बजट ऐसे पेश किया जाता था जिसके अंदर एक बड़ी सी बुक होती थी और उसको लाल कपड़े से लपेटा जाता था और उसके ऊपर चिन्ह होता था अशोका का। तो दोस्तों, ये तो होता था 2 साल पहले का। अब जो बजट पेश किया जाता है, अब होता है बजट डिजिटली बजट अब पेश किया जाता है, जो कि लास्ट ईयर से पेश किया जा रहा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे इज, आज का सवाल है कि जीएसटी इंडिया में कब इम्प्लीमेंट हुआ था। ये आपके ऑप्शंस हैं। ए 1 जुलाई 2017, 31 मार्च 2017, 31 दिसंबर 2017, 1 जुलाई 2017। तो दोस्तों, सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप आंसर नहीं जानते तो वीडियो के अंत में मैं सही आंसर इसका आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि यूनियन बजट क्या होता है। तो आपको बता दूँगा दोस्तों, एक रिपोर्ट पेश करती है सरकार कि सरकार को कितना रिवेन्यू किस किस सोर्सेज से आने वाला है एक फिस्कल ईयर में, एक साल के अंतर्गत, और उस रिवेन्यू को सरकार अलग अलग सेक्टर में कितना डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, कैसे कैसे उसको बांटेगी। तो इस पूरी रिपोर्ट को, इस पूरी कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक रिपोर्ट को हम बजट कहते हैं, जो कि सरकार एक फिस्कल ईयर में, एक साल के अंतर्गत देश की जनता को क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, पहले जानते हैं हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोस्तों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? तो सरकार क्या करती है, जब बजट को पार्लियामेंट में पेश करती है तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जिसमें से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें से एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत क्या होता है, उसमें एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि सरकार के पास कितना रिसिप्ट आया है और उसको किस किस तरह सरकार स्पेंड करेगी, उस अलग अलग सेक्टर में एक्सपेंडिचर करेगी एवरी फाइनेंशियल ईयर, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो दोस्तों, अगली टर्म होती है, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। जैसा कि 31 जनवरी को आपने ये टर्म सुनी भी होगी। तो दोस्तों, बजट पेश करने से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, वो जो कि हर साल आता है। और दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे सिंपल, इतनी टर्म, अगर सिंपल टर्म में बताऊं तो इतना होता है कि जो इकोनॉमिक को लेके, जो देश में जो ट्रेंड चल रहा है, कंट्री में जो ट्रेंड चल रहा है, उसको वो उजागर करता है कि किस किस सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट को लेके क्या क्या कंट्री में ट्रेंड चल रहा है, उसको एनालाइज करके वो देश के सामने रखता है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट आता है इन्फ्लेशन। अब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन होता क्या है? तो सिंपल टर्म्स में अगर आपको मैं बताऊं तो इन्फ्लेशन वो होता है जो आपकी परचेजिंग करने की पावर को इफेक्ट करता है। कैसे? अगर हायर इन्फ्लेशन होगा, जिसको हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। जब ये बढ़ता है, जो लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है उसको ये इफेक्ट करता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो कमोडिटी है, जो सर्विसेज और जो गुड्स हैं, उनके प्राइजेस में वृद्धि होती है, और जब ये कम होता है तो उनके प्राइजेस में घटता है उनका प्राइस। तो दोस्तों, इसी को मेंटेन करने के लिए सरकार इसको रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करती है, हर इंटरवल के बाद इसको देखती है। तो दोस्तों, जनरली इन्फ्लेशन 2 तरह के होते हैं। एक होता है सीपीआई, एक होता है डब्ल्यूपीआई। सीपीआई मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है, वो किस चीज़ को ट्रैक करता है? वो सिंपली जो रिटेल के सामान होता है, जो डेली गुड्स और सर्विसेज होती हैं, जो कि एक हाउस होल्ड द्वारा कंज्यूम की जाती है अक्रॉस द कंट्री, उसको ये मेजर करता है। और डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब जो ज़्यादा मात्रा में जो गुड्स और सर्विसेज को, उनके प्राइसेस को इफेक्ट करता है, उस ग्राफ को, उस इंडेक्स को हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे एस्टिमेट के बारे में कि एस्टिमेट कितने तरीके से हो सकते हैं। तो आपको बता देंगे दोस्तों, एस्टिमेट 2 तरीके से हो सकते हैं। एक होता है बजट एस्टिमेट, एक होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो दोस्तों, हम दोनों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप ना मकान बनाने वाले हैं, तो आपने एस्टिमेट लगा लिया कि मेरा मकान 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा और उसमें 10 लाख रुपए खर्च आएगा। तो ये आपका क्या है,
आपने बनाने से पहले आपने एक एस्टिमेट लगा लिया कि मेरा जो मकान में है वो 1 साल में बन के तैयार होगा, उसमें 10 लाख रुपए खर्चा आएगा, तो उसको हम बोलते हैं बजट एस्टिमेट। ऐसे ही सरकार अनुमान लगाती है जो फ्यूचर में आने वाला वर्ष है, 1 साल के अंतर्गत हम कितना पैसा किस किस सेक्टर में खर्च कर सकते हैं, तो सरकार उसका एक एस्टिमेट लगाती है, बजट एस्टिमेट। और दूसरी चीज़ होती है कि सरकार हर 6 महीने में मिड ईयर में उसको रिव्यू करती है। जैसे कि आपने मकान बनाया, आपने 6 महीने में आपने 1 साल का एस्टिमेट लिया था कि 1 साल में मेरा मकान बन के तैयार हो जाएगा और उसमें 10 लाख रुपए खर्च आएगा। तो आपने 6 महीने बाद आपने अनुमान लगाया कि यार मैंने इतना पैसा रखा था और इतना पैसा खर्च हो चुका है और इतना पैसा बचा है, तो मेरे को 6 महीने बाद जब मकान पूरा हो जाएगा बन के, तब मेरे को और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, तो उसको क्या होता है, उसको हम बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। कि आपने मकान बनने के बीच में 1 साल के अंतर्गत आपने एस्टिमेट लगाया कि यार इतना पैसा खर्च होना था, इतना हो गया, इतना रह गया, उसको बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। और अंत में होता है एक्चुअल बजट, जिसको हम अंत में कहते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि मकान बनने के बाद कि आपका कितना पैसा टोटल खर्च हुआ, कम हुआ या ज़्यादा हुआ, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल बजट। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बजट के बारे में कि बजट कितने तरीके से हो सकते हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, बजट 3 तरीके से हो सकते हैं। एक होता है बजट कैपिटल बजट, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है जीरो बेस्ड बजट। तो दोस्तों जीरो बेस्ड बजट होता है कि कोई भी कंपनी अगर स्टार्टिंग से शुरू कर रही है, अभी नई शुरू हुई है, उसके पास कोई बैलेंस नहीं है पिछला जो कि उस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर सके, तो उसको हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजट, जो कि स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है। और दूसरा होता है कैपिटल बजट, जितनी भी सरकार की रिसिप्ट्स और पेमेंट होती है जो कि सरकार को लॉन्ग टर्म गेन से मिलती है, जैसे सरकार इन्वेस्टमेंट करती है इनटू शेयर्स, लोन्स, एडवांसेस ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, उनसे जो अमाउंट बनता है। तो दोस्तों ये जो अमाउंट होता है ये सीधा सरकार की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को इफेक्ट करता है, इसको हम कहते हैं कैपिटल बजट। और रिवेन्यू बजट होता है जो सरकार पब्लिक की वेलफेयर की स्कीम पे प्रोवाइड कराती है, उसको हम कहते हैं रिवेन्यू बजट, जो कि सरकार को कहाँ से मिलता है, जो कि सरकार को सीधा जनता से मिलता है, जिसको हम इनकम टैक्स भी कह सकते हैं। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज, कस्टम ड्यूटीज और एक्सेट्रा, तो उसको हम कहते हैं रिवेन्यू बजट, जो कि सरकार की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट नहीं करती, जो कि शॉर्ट टर्म होती है। तो दोस्तों आपने ये टर्म जरूर सुनी होगी जिसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका मतलब होता है कि सरकार ना लॉन्ग टर्म में किस किस सेक्टर में कितना कितना इन्वेस्ट करने वाली है, देश के डेवलपमेंट में सरकार कितना खर्च करने वाली है। जैसे डेवलपमेंट ऑन द मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन। और भी कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम बनाना, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल्स, रेलवे लाइन्स, एयरपोर्ट। ये होता है हमारा जो बेस होता है उसको मजबूत कैसे करना, देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मजबूत करना, उस पर जो खर्च होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरा आता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो कि सरकार ना किसी भी तरीके से पहले उसको प्लान नहीं करती, जैसे कि आप इसके नाम से स्पष्ट होंगे कि जिसका सरकार पहले से अनुमान नहीं लगाती और वो खर्च हो जाते हैं, किसी चीज़ में खर्च हो जाते हैं, उसको बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होते हैं, इसमें सैलरीज इंक्लूड होती है, सब्सिडरीज, लोन्स होते हैं, इंटरेस्ट होती है लोन्स की, उसको हम बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब दोस्तों आपने एक टर्म और सुनी होगी जिसका नाम होता है डिसइन्वेस्टमेंट करना। मतलब क्या होता है, जो सरकार के पास जो कंपनी होती है, जो सरकार उसको चलाती, जो कि जिसको हम सरकारी कंपनी भी कह सकते हैं, जैसे बैंक, SBI हो गया, LIC हो गई, अगर सरकार उसके स्टेक बेचती है किसी कंपनी को, उसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों अब आता है GDP, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, के 1 साल के अंतर्गत एक कंट्री में कितने गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है टोटल विद इन 1 ईयर इन अ कंट्री, उसके टोटल कलेक्शन को GDP कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो बता दूं कि आपको दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि सरकार द्वारा इम्पोज किया जाता है ऑन द गुड्स और सर्विसेज, जिसे हम GST भी कहते हैं, जो कि किसी पर्सन द्वारा डायरेक्टली सरकार को पे नहीं किया जाता है, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो दोस्तों जनरली ये 2 आइटम पे लगता है, एक होता है गुड्स और एक सर्विसेज। और दोस्तों आगे आता है डायरेक्ट टैक्स, जो कि एक पर्सन द्वारा डायरेक्टली सरकार को पे किया जाता है, जो डायरेक्टली टैक्स पेयर पे लगता है, जिसको हम इनकम टैक्स भी कहते हैं, वेल्थ टैक्स भी कहते हैं। और दोस्तों वेल्थ टैक्स, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स भी कह सकते हैं, जो कि लग्जरी असेट्स होती है उन पे ये टैक्स लगता है, जैसे ज्वेलरी हो गई, बुलियंस हो गए। बुलियन मतलब होती है जो कि प्लेटिनम चीजें होती हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब पे जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं वेल्थ टैक्स। और दोस्तों तीसरा होता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि बड़ी बड़ी फर्म्स पे लगता है, उस टैक्स से जो सरकार के पास इनकम आती है उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तो दोस्तों आगे आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, मतलब जो सिक्योरिटी लिस्टेड होती है ऑन द स्टॉक मार्केट, जैसे इक्विटी, डेरिवेटिव्स, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो गए, अनलिस्टेड शेयर हो गए, इनकी जो ट्रांजैक्शन पे
इनकी परचेजिंग और सेलिंग पे जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में। तो आपको बता दें कि दोस्तों पॉलिसी दो तरह की होती है, एक होता है फिस्कल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी होती है जिसे सरकार नियंत्रण करती है और मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसे आरबीआई सेंट्रल बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी में होता है जो सरकार के पास जो रेवेन्यू आई है वेरियस सोर्सेज से, उसको सरकार किस तरीके से स्पेंड करेगी वेरियस फैक्टर पे, वेरियस सोर्सेज पे, उसकी जो पॉलिसी होती है उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है इकोनॉमिक को। और दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो कि सेंट्रल बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, सेंट्रल बैंक द्वारा चेंजेस किए जाते हैं उनमें, तो उसकी जो पूरी पॉलिसी होती है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद आता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल का मतलब होता है सिंपल, जिसमें इंक्लूड होता है टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं, गवर्नमेंट की बोरिंग्स, रिवेन्यू और भी कुछ इसमें फाइनेंस बिल में इंक्लूड होते हैं। उस पूरे एक बिल को हम फाइनेंस बिल कहते हैं, जो कि फाइनेंस बिल से जाना जाता है। अब दोस्तों अब बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट के बारे में। तो दोस्तों फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है जब सरकार की एक्सपेंडिचर सरकार की इनकम से ज़्यादा हो जाती है, उसको हम फिजिकल डेफिसिट करते हैं। तो दोस्तों फिजिकल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आपको बता दूं कि दोस्तों टोटल सरकार की जो रिवेन्यू है और उसमें से माइनस कर दिया जाता है टोटल जो सरकार के एक्सपेंडिचर है, उससे जो अमाउंट निकल के आता है उसे हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो दोस्तों अब टर्म आती है, इसके बारे में आपने कम सुना होगा, जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा आता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। ये तीनों एक दूसरे से लिंकिंग है, इंटरलिंकिंग है। तो आपको बता दो दोस्तों, पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें सरकार के पास जितना अमाउंट आता है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स से आए चाहे डायरेक्ट टैक्स से आए, वो सारा अमाउंट सरकार का किस में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सारा अमाउंट सरकार का जमा होता है। और कंटीजेंसी फंड का मतलब होता है जिसमें सरकार को अर्जेंट रूप से पैसे की जरूरत पड़ती है। अब कहाँ जरूरत पड़ती है, जैसे आपदा कहीं आ गई, कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, इन सब जगहों पे अगर सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है तो सरकार किस में से लेती है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से। और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट का मतलब होता है कि सरकार के पास जो जनता का पैसा इकट्ठा होता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड से इकट्ठा हो चाहे स्मॉल सेविंग बैंक से इकट्ठा हो, सरकार क्या करती है यहाँ पे एक बैंकर का रोल निभाती है एज अ एक्टिंग बैंकर। तो सरकार को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो जनता का पैसा, जनता ने अपने जमा कर रखा है, लेकिन सरकार को एज अ फंड फ्लो के रूप में उन पैसों को यूज़ कर लेती है, लेकिन एट द एंड सरकार को वो पैसा जनता के पास वापस देना पड़ता है। अब दोस्तों क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि आप इसकी टर्म से स्पष्ट होंगे, आप इसके नाम से समझ चुके होंगे कि सरकार जीडीपी को हर 3 महीने में रिव्यू करती है क्वार्टरली। तो क्वार्टरली रिव्यू करने का मतलब क्या होता है कि सरकार को एक इंडिकेशन मिल जाता है प्रोग्रेस का, तो सरकार कितनी अच्छी तरीके से इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है या नहीं, ये क्वार्टरली सरकार इसका रिव्यू करती है, जिसको हम कहते हैं क्वार्टरली रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी, जिसको हर 3 महीने में सरकार रिव्यू करती है। अब दोस्तों टर्म आती है के शेप इकोनॉमिक रिकवरी। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो इकोनॉमी की जो रिकवरी थी, इसमें ये देखा गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो बढ़ा है, जो गरीब लोग हैं वो तो गरीब होते गए हैं और भी ज़्यादा, उनके पास खाने के लिए राशन भी नहीं था, और जो वेल्थिएस्ट हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी इनकम में 40-50% की वृद्धि हुई है। तो इस जो ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है जिसमें से ऊपर जो लोग हैं इनको कहते हैं वेल्थिएस्ट, जिनकी इनकम बढ़ती गई है, और ये तबका होता है जो कि गरीब होता है, जिनकी इनकम जो कि अनएम्प्लॉयमेंट हो चुके हैं लोग। तो ये जो पूरी ग्राफ होता है, इस पूरे ग्राफ को, इस पूरी शेप को हम के शेप इकोनॉमिक कहते हैं। अब दोस्तों दूसरी टर्म होती है LTCG, इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इसमें होता है क्या है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे असेट्स हो गई, स्टॉक हो गया, रियल एस्टेट हो गया, बॉन्ड्स हो गया, कमोडिटी हो गई, इस पे जो टैक्स लगता है, इससे जो सरकार को गेन होता है, उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब दोस्तों आगे टर्म आती है जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी। अब इसमें होता है क्या है, जितने भी गुड्स और सर्विसेज पे जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है, उन पर जो ड्यूटी लगती है उसको हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी। अब दोस्तों इसके बाद आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल में होता क्या है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है, तो वो सीधा जाती है फाइनेंशियल मार्केट के पास जाती है टू रेज मनी। अब इसमें होता क्या है, सरकार डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेजरी बिल और दूसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जब भी सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए मनी की आवश्यकता पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो ट्रेजरी बिल
जो एक बॉन्ड होते हैं, जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इशू कर देती है। और जो ये ट्रेजरेबल होते हैं ये ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं। अब दोस्तों अगली टर्म आती है, इसका मतलब होता है सेस। सेस भी एक तरह का आप टैक्स ही कह सकते, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा होता है। ये क्या होता है, सरकार ना अलग अलग चीज़ों पर टैक्स लगाती है, जैसे स्वच्छ भारत सेस टैक्स। स्वच्छ भारत से जितना भी सेस इकट्ठा होता है, सेस को लेकर सरकार की एक पॉलिसी होती है, जिस चीज़ से सेस इकट्ठा हो रहा है, जैसे स्वच्छ भारत, तो सरकार जितना भी अमाउंट स्वच्छ भारत सेस से इकट्ठा होगा उसका अमाउंट सारा का सारा स्वच्छ भारत पे लगाएगी। अब दोस्तों सेस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, फ्यूल सेस, क्लीन एनर्जी सेस। तो दोस्तों इनसे जो पैसा सरकार के पास इकट्ठा होता है, सरकार को इन्हीं की फैसिलिटी पे ये पैसा लगाना पड़ता है। अब दोस्तों अंत में आपका आंसर, जो कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में जीएसटी कब लागू हुआ था, कब उसका इम्प्लीमेंटेशन हुई थी जीएसटी का, तो उसका आंसर है डी। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को इंडिया में पहली बार जीएसटी लागू किया गया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।